वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष या फिर विसंगति बताएं। ठीक है, आपका दोष भी पूछ सकते हैं या विसंगति, दोनों समानार्थी शब्द है, एक दूसरे के समान ही होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है। पहला दोष दोष क्या होगा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं दिया गया है। दूसरा दोष क्या हो सकता है, आवर्त सारणी में आवर्त का नियम पूर्णतः पालन नहीं होता है। और तीसरा दोष, एक ही वर्ग में असमान गुण कर लीजिएगा यहाँ पे, असमान गुण वाले तत्वों को रखा गया है। और चौथा दोष क्या होगा, तीन तीन तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। तो ये चार दोष रहा मेंडलीफ के आवर्त सारणी का। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो उसमें पूछा है कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या है, उनकी संख्या लिखे। ठीक है, तो आवर्त सारणी का लघु आवर्त क्या होता है, दीर्घ आवर्त आवर्त क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। फिर उसका संख्या कितना होता है, इस चीज को भी बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, यह लघु आवर्त कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। लघु आवर्त की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, चतुर्थ एवं इसके बाद के सभी आवर्त में 18 या उससे अधिक तत्व हैं, यह दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है वो आपका 4 है। संख्या भी आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोनों के आवर्त सारणियों में क्या अंतर है उस चीज को देखते हैं। एक तरफ आपका हो गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दूसरी तरफ हो गया आधुनिक आवर्त सारणी। पहला अंतर क्या हो जाएगा, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया गया है, और जबकि आधुनिक आवर्त सारणी है यह तत्व के परमाणु संख्या पे आधारित है। यह तत्व के परमाणु संख्या पे आधारित किया गया। और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है इसमें उप समूह ए और बी है, बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, जबकि आपका आधुनिक आवर्त सारणी में उप समूह ए तथा उप बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। और तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां अर्थात आवर्त है, और स्तंभ जो है उदग्र जो है वो 8 है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आवर्त कितना है, 7 है, जिसे आप लोग क्षैतिज पंक्ति भी बोल सकते हैं। और जो 18 है वो आपका समूह हो गया, वर्ग हो गया, या उदर्ग स्तंभ, एक ही चीज होता है। ठीक है, वो होता है। और जो चौथा अंतर होगा वो क्या होने वाला है, इसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं है। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं है, जबकि आपका आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया जाता है, इसका क्या आंसर होने वाला है देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो जो धात्विक गुण होगा, धात्विक प्रवृत्ति होगा वो घटेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये लाइन होता है आवर्त सारणी में, इसको हम लोग क्षैतिज लाइन बोलते हैं या आवर्त बोलते हैं। क्षैतिज लाइन या फिर आवर्त बोलते हैं, इसी को क्षैतिज भी बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ये वाला लाइन होता है ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसी को समूह बोलते हैं, और इसी को उदग्र स्तंभ बोलते हैं, यानी उदग्र रेखा, उदग्र स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो वर्ग होता है इसका संख्या कितना होता है, 18, और आवर्त का संख्या कितना होता है, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति का निम्नलिखित पदों में उल्लेख करें। 1 नंबर संयोजकता और परमाणु आकार या फिर परमाणु साइज क्या होता है उस चीज को देखते हैं। तो आपका संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के उसके द्वारा आयन में परिवर्तित होने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोडियम, सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीशियम का 2, सिलिकॉन का 4, और नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का 3 होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए आपका सोडियम हो गया,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहले कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। अब आयन में परिवर्तित होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो Na पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, 1, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन की बात हम लोग करें तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5। ठीक है, अब आप बताइए इसको आयन में परिवर्तित होने के लिए या तो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 3, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बोला था परमाणु आकार या परमाणु साइज जो होता है वो क्या होता है, परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की दूरी परमाणु का आकार को दर्शाता है, इसे ही परमाणु त्रिज्या भी कहा जाता है। तो परमाणु आकार पूछे या फिर परमाणु त्रिज्या पूछे, सेम आंसर होने वाला है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है, बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो परमाणु की त्रिज्या घटते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश का ही निर्माण करता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त में 18 समूह या फिर वर्ग होता है, इसे ही उधर्व स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, और 7 आवर्त या क्षैतिज स्तंभ होता है। डोबेरिनर का ट्रिक भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। रासायनिक तत्वों का एक ऐसा समूह है जिसमें 3 तत्वों एक जैसे रासायनिक गुण दिखाते हैं और जिन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया, ये भी आपका डोबेरिनर का त्रिक को प्रदर्शित करता है। या फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। ये एग्जाम्पल जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर इसमें क्या है, तत्व के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत जो है वो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया है। तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत कौन दिया है, न्यूलैंड्स दिए हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है आपका जो 6वां चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो आपके एग्जाम का पॉइंट अभी से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसका कुछ चीज हम लोग जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको देख लेते हैं। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका मेन लक्ष्य क्या था, तो वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। ठीक है, और वनों का संरक्षण हो सके। इसके जो प्रवर्तक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ऊर्जा के 2 गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सा है, आपका एक सौर ऊर्जा हो जाएगा, दूसरा पवन ऊर्जा हो जाएगा। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। जो क्योटो एक प्रोटोकॉल हुआ था ये आपका 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना था।